ट्रांसपोर्ट की कर रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट जो है ट्रांसपोर्ट का, इस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रयास करेंगे कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो ये फाइनेंशियल ईयर जाएगा। 1000 करोड़ 675 पे ये क्लोज हुआ है, 675 पे। और वैसे तो टारगेट जो है 775 करोड़ रुपया फिक्स किया है, लेकिन हम बेहतर प्रबंधन से और जहां एक तरफ हम विभाग में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ करों की चोरी रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो अभी तक हम 323 करोड़ रुपया जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा अर्जित कर चुका है 5 महीनों में, जो रेवेन्यू हमारे पास आया है। और इसमें टोकन टैक्स के तौर पे हमें 136 करोड़ रुपया आया है, स्पेशल रोड टैक्स के तौर पे 56 करोड़ रुपया आया है, कंपोजिट फी के तौर पे 27 करोड़ है, और पेनल्टी के तौर पे 22 करोड़ रुपया हमें प्राप्त हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले अब हम जो प्रणालियां हमने विकसित की हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है, जो हमने ई ऑक्शन प्रणाली इजाद की, उसको लेके कई तरह के विवाद भी हुए, लेकिन आज ये बिल्कुल सफल तरीके से ये मसला हमारा चल पड़ा है। और अभी तक हम लगभग 6 करोड़ रुपया इससे अर्जित कर चुके हैं, 6 करोड़ रुपया। और 1585 गाड़ियों को हमने नंबर दिए हैं, जो आप चाहे इसको वीआईपी प्रणाली कह रहे हैं, या जो लोग नंबर लेना चाहते थे, कोई 1 नंबर लेना चाह रहा, कोई 7 नंबर लेना चाह रहा, कोई 99 लेना चाह रहा है। पहले ये था कि वो और इसको नंबर को अपनी सिफारिश से लेते थे। अब जो है ई ऑक्शन प्रणाली विकसित की, और उसमें जितनी भी खामियां थी, जैसे शुरुआत में हमें भी कुछ लोग चूना लगा गए, लेकिन अब ये पूरी तरह प्रणाली कामयाब हो गई है। और जैसे हमने बताया कि 4 नंबरों की मैं आपको यहाँ पे स्थिति बताता हूँ कि जो HP 99999 जो है नंबर था, ये लगभग 30 लाख रुपए में गया है। और जैसे HP 09D 0009 ये 9,45,000 रुपए में नंबर गया है। और ऐसे ही HP 12Q 0008 ये जो है 8,10,000 रुपए में गया है। और HP 99,009 ये 7,05,000 रुपए में गया है। और ये व्यवस्था पूरी तरह अब स्थापित हो गई है, और जो प्रदेश में जो रेवेन्यू अर्जित करने के संसाधन बढ़ाने का जो तौर तरीका है, उसमें ये बिल्कुल कारगर साबित हो रही है। दूसरा ये है कि अब हमारे ट्रांसपोर्ट जो बैरियर्स हैं, यहाँ पे 12 स्थान है, 12 स्थान है ट्रांसपोर्ट बैरियर्स जो हैं। यहाँ पे हम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम प्रणाली जो है, ये ऑटोमेटिक प्रणाली स्थापित कर रहे हैं, ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। और ये अब प्रदेश में पूरी तरह स्थापित हो जाएगी, और आपकी गाड़ी को हर तरह से पढ़ने की क्षमता जो है
वो विभाग के पास आ गई है कि आप गाड़ी तेज चला रहे हैं तब भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा, आप गाड़ी खतरनाक तरीके से चला रहे हैं तब भी हमें मालूम होगा, और मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तब भी हमें मालूम होगा, आपने टैक्स नहीं दिया है और आप हमारे बैरियर से निकले हैं तब भी हमें मालूम हो जाएगा आपकी नंबर प्लेट रीड करके। तो या आपने आपका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लैप्स हो गया है, हर तरह की जानकारी जैसे ही आप हमारे बैरियर को क्रॉस करेंगे उस गाड़ी का सारा जो है जन्म कुंडली जो है हॉरोस्कोप हमारे पास आ जाएगा। और इसमें मानव हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पूरी तरह जो है हस्तक्षेप से मुक्त होगी और चोरी को कम करने और रेवेन्यू को बढ़ाने में ये प्रणाली कारगर साबित होगी। और इस काम को अंजाम देने के लिए हमने पैसे जो है HPSCDC को दे दिए हैं, 1.5 करोड़ रुपया उनको राशि भी जारी कर दी है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है ये हम स्थापित कर देंगे। और इसके बाद जो है हमने घर बैठे लाइसेंस बनाने का जो है वो तरीका आज़ाद कर दिया है आधार से जोड़ के, कि आपको किसी को भी किसी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है लाइसेंस घर बैठे बनाएंगे। और लर्निंग लाइसेंस पे जो फीस लगेगी और जो मेन लाइसेंस बनना है वो सब इकट्ठी होती है, तो बाद में जब दूसरा लाइसेंस बनना है एक्चुअल लाइसेंस, तो उस समय फिर बाद में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं रहती, एक ही बार जो है पैसा देना है। और दूसरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सुविधा पहले सिर्फ डायरेक्टर साहब के पास है या RLA के पास है, लेकिन अब हमने अपने सारे RTOs को भी इससे जोड़ दिया है, और जिसने भी अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में जाना है वो जो है अपना वीज़ा, पासपोर्ट और लाइसेंस दिखा के जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस जो है अब अपने ज़िले में बनवा सकेगा। ऑल SDMs और ऑल RTOs उन सबको जो है ये अनुमति रहेगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस भी जारी करें। और लर्निंग लाइसेंस के लिए तो हम ड्राइव भी करेंगे कि स्कूलों में जाके भी लोगों को एजुकेट करेंगे, कॉलेजेस में जाके भी एजुकेट करेंगे। और इस समय हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 लाख गाड़ियां हैं, 21,99,632 गाड़ी है, और इसमें जो पर्सनलाइज्ड व्हीकल हैं, लोगों के अपनी गाड़ियां हैं, वो है 18,76,944, और दो पहिया जो स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो हमारे पास 11,36,143 हैं, और मोटर कार जो है हमारे पास 7,04,199 ये गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास 3,12,688 गाड़ियां हैं। ये हमारे पास मोटा रिकॉर्ड है कि हिमाचल प्रदेश में इसमें 22 लाख के आसपास गाड़ियां हैं। और अब जो है हमने सरकार बनने के बाद 10,000 नए परमिट जो है जारी किए हैं। मौजूदा सरकार ने जो है हमारी STA की जो मीटिंग हुई थी, 10,000 परमिट हमने जारी कर दिए हैं, जिसमें जो मोटर कैब है 3684 उनके लाइसेंस जारी किए हैं, और 4+1 वाले, और 5+1 वाले 31 थे, 6+1 वाले जो है 2399 हैं,
और 7+1 या 12+1 के जो है 1663 थे। और HP02 जो होम स्टेट परमिट की गाड़ियां हैं वो 158, और AITP की बसें HP01 जो हैं वो 483, और रेंट ए बाइक जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जो है मोटरसाइकिल वगैरह जो लेते हैं, और 76 ऑपरेटर हैं। 1251 हमने ये परमिट जारी किए हैं। तो 9752 हमने ये परमिट जारी कर दिए हैं, ताकि जितने भी रुके पड़े परमिट्स थे पूरे प्रदेश में हर तरफ से बात आ रही थी कि हमें हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हमने खरीदी हुई हैं, हमारी बसें रोड पे नहीं आ पा रही हैं, और हमारे वाहन जो है जो भी हैं। और जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन तक जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस थी सारी हमने निकाल दी हैं। उसके बाद हमारे पास 5000 और एप्लीकेशन आई हैं परमिट्स के लिए। वो हम अगले जब हमारी मीटिंग होगी उसको हम उसमें कंसीडर करेंगे। और इसके बाद हमने ये फैसला किया है कि, और ये दोनों डिपार्टमेंट्स पे लागू है, हमारे ट्रांसपोर्ट पे भी और हमारी HRTC पे भी, हम दोनों में हेल्प डेस्क जो है स्थापित कर रहे हैं। चाहे HRTC की जो कंप्लेंट्स 1100 नंबर पे या चीफ मिनिस्टर के नंबर पे हेल्पलाइन पे जो आती हैं, उन सब को सुलटाने के लिए हमारा हेल्प डेस्क जो है 24/7 काम करेगा। किसी को भी यहाँ बस नहीं आ रही है, यहाँ खराब हो गई है, यहाँ अल्टरनेट बस जानी है, जो भी फैसिलिटी है 24/7 ये फैसिलिटी हमने HRTC में कायम कर दी। और दूसरी तरफ हमने ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है, और वहाँ भी ये 24/7 काम करेगा। जैसे लोग कहते हैं कि जी हमने लाइसेंस बनाना था, हमने पैसे जमा कराने थे, दलाल मिल गए, हमारे फेसबुक पे लिखते रहते हैं, हमारे पेज पे लिखते रहते हैं कि फलां डिपार्टमेंट में दलाल काम कर रहा है, दूसरे काम कर रहे हैं। तो हमने उसको, वो सीधा जो है हेल्प डेस्क पे जाएगा, और उसकी जो भी समस्या है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है वो दोनों डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि ये दोनों पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, तो दोनों में हेल्प डेस्क जो है पूरी तरह प्रभावी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और हमने एक और भी बात की, लोग बार बार कहते हैं कि जो हमारे RTOs चलान करते हैं या MBIs चलान करते हैं, कई तरह के आक्षेप लोग लगाते हैं। हमने ये फैसला कर दिया है कि जब भी हमारे ऑफिसर जो हैं अब चलान करने के लिए जाएंगे तो वो अपनी बॉडी बॉर्न कैमरास लगा के जाएंगे, ताकि हमने क्या कहा, हमारे अफसर ने क्या कहा या उन्होंने क्या कहा, दोनों की आर्गुमेंट जो है उसमें रिकॉर्डेड रहे, जो भी बातचीत हुई रिकॉर्डेड रहे, ताकि लोग ये बात करते हैं कि जी वहाँ पे खड़े हो गए थे, वहाँ पे ये बात हुई, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन को बनाने के लिए हमने ये कदम जो है उठाने का फैसला किया है कि, और हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट किया है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सबको ये सुविधा से लैस कर देंगे, और ताकि कोई ऐसी बात जो है हमारे सामने ना आए। और इसके बाद ई चलानिंग मशीन्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं, और ताकि मौके पे ही चलान लोग भुगत सकें, और मौके से वो अपने कार्ड से भुगतना चाहें, जो भी तरीका होगा। लेकिन ये है कि मशीनें हमने खरीदने का फैसला कर लिया है, कुछ लोग हमें डोनेट भी कर रहे हैं ये मशीनें, और उसके साथ ही एक्सिस बैंक ने हमें प्रपोजल दी है, तो उसको भी हम पूरी तरह लागू करने जा रहे हैं।
और इसके बाद जो है ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बसेस का माफिया दिल्ली से आता था, बहुत बसेस आती हैं और अब उन पे जो है रोजाना 5,000, हफ्ते का 25,000 और महीने का 75,000 रुपये हमने टैक्स लगा दिया है। और ये जो है लागू कर दिया गया है और ये हमने लेना शुरू कर दिया है। हमारी टेरिटरी में ये गाड़ियां आ रही हैं। सालों साल से, दशकों से इन्होंने हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं और ये अपनी तिगड़ में जो है लगातार लगा रहे हैं, लेकिन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो ये सैकड़ों गाड़ियां मनाली आ रही हैं, धर्मशाला आ रही हैं, शिमला आ रही हैं या कुल्लू मनाली या डलहौजी कहीं भी जा रही हैं, हमने टैक्स लगा दिया है और हमने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दे दिए हैं कि आप स्ट्रिक्टली ये पैसा जो है उनसे हासिल करें। जो भी गाड़ी हिमाचल की बाउंड्री में आएगी और इनके अपने रूट्स हैं, अपने मन से आते हैं और लेकिन हालांकि ये बहाना ये लगातार करते हैं कि आप जो हैं, आपके होटलों को काम मिल रहा है, आपके जो है ढाबे वालों को काम मिल रहा है, लोग रात रहने के लिए आते हैं, तो ऐसे लॉजिक्स ये लगातार दे रहे हैं। लेकिन हिमाचल की टेरिटरी में कोई भी टैक्स ना देना और हिमाचल में चलना, हमने जो फैसला किया था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सेकेंडली, इसी की लपेट में जो है बद्दी बरोटी वाला की गाड़ियां जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो बसें चलती हैं वो भी इसकी लपेट में आ गई। आज उनका डेलीगेशन हमारे से मिला था और हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि उन गाड़ियों से 1 महीना तक जो हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री की लेबर लेके आ रहे हैं पड़ोसी राज्यों से, चाहे वो हरियाणा से लेके आ रहे हैं, चंडीगढ़ से लेके आ रहे हैं, पंचकुला से लेके आ रहे हैं, उनको 1 महीना तक हम चालान नहीं करेंगे। लेकिन ये भी गाड़ियां जो हैं सैकड़ों में हैं और ये भी हिमाचल की बाउंड्री में चल रही हैं। ठीक है, नो डाउट ये फैक्ट्री को लेबर लेके आ रही हैं, लेकिन उनके साथ मीटिंग में जो बातें हमारे साथ तय हुई, जितनी भी गाड़ियां बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया में बसें चल रही हैं, वो सारी उनकी यूनियन पूरी लिस्ट जो है हमारे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को मुहैया करवाएंगे और उस डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में फैसला होगा। ट्राई पार्टी मीटिंग होगी जिसमें कि इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी आएंगे, CII और BBN और नालागढ़ या परवाणु के जो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं, फैक्ट्री वाले, उनके और बसेस के प्रतिनिधि वो भी आएंगे और उनका टैक्स स्ट्रक्चर तय किया जाएगा और वो टैक्स जो है 2 मीटिंगें इनके साथ डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के साथ होंगी और उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बसेस फ्लाई करें और हिमाचल प्रदेश को कतई भी इनकम ना हो, और ये भी दशकों से चल रहा है, ये भी दशकों से चल रहा है और उन्होंने इस बात को माना कि डिस्कशन में कि हमें टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर लिबरल हो और हमारी जो है आर्थिक स्थिति के परिधि में आता हो, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री चले, लेकिन सब चीज़ें लीगलाइज तरीके से चलें, तो उसका भी फैसला जो है हो जाएगा और टैक्स का जो है
रेट हम तय कर देंगे ताकि ये मसला भी हल हो जाए। अब जैसे कल ही हम देख रहे थे 2 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली से आई और उन्होंने अपना रूट भी खुद ही तय कर दिया और आके जो है उन्होंने अपना चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिया। हमारा जो ये होटल है टूरिज्म का रास्ते में शिमला के पास क्यारी घाट, वहां पे उन्होंने अपना चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिया। ना कोई स्टेट को सूचित किया, ना कोई लाइसेंस लिया, ना कोई परमिट लिया और इलेक्ट्रिक बसें चला दी सिर्फ इस बात से कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बसेस को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस की नीति को लागू करते समय कायदे कानून तो लागू होंगे और ये तो है नहीं। हमारी HRTC की सर्विसेज चलती हैं, दिल्ली जाती हैं और हम बकायदा जो है टैक्सेस देते हैं और रूट्स लेते हैं। और ये जो हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कोई इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं है कि बिना टैक्स के ही सब कुछ चलेगा। जो हमारा स्टेट का राइट है उसके लिए जो है उनको भी ये कह दिया गया है। और ये जो बसेस इंडस्ट्री के लिए आती हैं हरियाणा से, पंजाब से, ये जो है वहां तो टैक्स दे रही हैं लेकिन हमें बिल्कुल नहीं दे रही हैं। तो इसलिए ये उनसे भी बात हो गई। तो बसेस का ये जो मसला है काफी हद तक अब सुलझने जा रहा है और हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि ये और इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के बारे में एजुकेशन का प्रोग्राम हमने बढ़ाया है। हम हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेजों को 135 कॉलेजों को हम 30-30 हज़ार रुपये देने जा रहे हैं सभी कॉलेजेस को और 10-10 हज़ार रुपया हम 1895 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को देने जा रहे हैं। और ताकि स्कूलों में सड़क सुरक्षा क्लबों का गठन हो और उनको एजुकेट किया जा सके कि हमारे क्या कायदे कानून है, स्कूल लेवल पे उनको एजुकेट किया जा सके। और इसके लिए हमने शिक्षा विभाग को 3,24,75,000 रुपया दिया है और ताकि हर कॉलेज में और हर स्कूल में बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये कार्यक्रम चल सके। और इसी ढंग से हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमने उनको कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए 12 लाख रुपए दिया है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देने जा रही है और बहुत जल्दी हम ये एम्बुलेंसेज उनको उपलब्ध करवा देंगे। सबसे बड़ी मदद हम पुलिस की करने जा रहे हैं और हम पुलिस को रोड सेफ्टी के कायदे कानून प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू हों। हमने पुलिस को 8,40,00,000 रुपए का फंड दिया है। 8,40,00,000 रुपया पुलिस को दिया है। इनके लिए हम पेट्रोलिंग इंटरसेप्टर व्हीकल खरीदने के लिए, फुल्ली इक्विप्ड मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, ट्रैफिक लाइट्स लगाने के लिए, सेंसर्स लगाने के लिए, बॉडी वॉर्न कैमराज, रिचार्ज मोबाइल जो है पुलिस वालों के छाती पे लगें उसके लिए, लेजर स्पीड गन्स लगाने के लिए, मेडिकल किट्स खरीदने के लिए और एक्सपेंडेबल बैरियर्स बनाने के लिए और हायरिंग ऑफ क्रेन्स, हाइड्रा एंड अदर इक्विपमेंट्स जो भी हैं उसके लिए हमने उनको ये पैसा उपलब्ध करवा दिया 8,40,00,000 रुपए, ताकि आने वाले समय में सड़कों पे जो है बेहतर तरीके से रोड सेफ्टी के कायदे कानूनों को लागू किया जा सके।
इसी ढंग से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी को हमने 9 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, अभी तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खराब होगी स्टेट में स्थिति, लेकिन जो पहले से चयनित वो जगहें हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए ये पैसा हम पीडब्ल्यूडी को दे रहे हैं, ताकि कहीं रिटेनिंग वॉल लगनी है, कहीं और कोई कदम उठाना है तो वो उठा सकें। और एचआरटीसी हमारा जो है कंसर्न है। एचआरटीसी पहाड़ी राज्य में यातायात उपलब्ध कराने के लिए सबसे कारगर हमारी सेवा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हवाई सेवा उस ढंग से प्रभावी है, ना रेल सेवा उस ढंग से प्रभावी है। तो एचआरटीसी की हमारी बसेस वगैरह कहीं खराब हो जाती हैं, उसके लिए हमने 5 क्रेन्स जो हैं एचआरटीसी को खरीदने के लिए 1,75,00,000 रुपए की राशि हम एमडी साहब को अवेलेबल करवा रहे हैं। और कहीं जाना है गाड़ी लेके, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई खराब हो जाती है, 2 इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स के लिए हम 40 लाख रुपया इनको दे रहे हैं, ताकि कहीं से भी कॉल आए तो वो एचआरटीसी की ये गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच सकें। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो हमारा जो है हमने ये किया है कि सड़क दुर्घटना में, प्रदेश में कहीं पे भी सड़क दुर्घटना हो, उसमें कोई घायल हो जाता है, उस व्यक्ति को जो छोड़ने जाएगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे। जो भी मौके पे व्यक्ति मदद करेगा ऐसे लोगों की जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, सब लोग भाग जाते हैं। और ये भी हम स्पष्ट पूरे प्रदेश को करना चाहते हैं, और पुलिस को भी साथ में डायरेक्शंस दे रहे हैं कि जो व्यक्ति छोड़ने आएगा और ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते जो मदद करने आएगा, उससे पुलिस किसी भी तरह की पूछ पड़ताल नहीं करेगी। अभी लोगों में एक धारणा है कि अगर हम किसी को छोड़ने जाएंगे तो ये हमें ही केस में इन्वॉल्व कर देंगे। तो वो धारणा खत्म हो और उनसे कोई भी पूछ पड़ताल नहीं होगी, और उनके सारे अधिकार जो है वो सुरक्षित रहें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसी सब चीज़ों के लिए लगभग हमने 7 करोड़ रुपए का बजट कायम किया है, जो कि हम इन चीज़ों पे खर्च करेंगे। और परिवहन विभाग को, जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसको हम जनता से फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। जनता के साथ जो है तालमेल जो है, दोस्ताना संबंध हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हों, और वहाँ जाके वो परेशान ना हो। तो इसलिए काफ़ी कदम हम इस ढंग के उठाने जा रहे हैं। लगभग अब सारी प्रणालियाँ जो हैं डिजिटल वे में चलनी शुरू हो गई हैं, और अवेलेबल सारे ऐप्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, लेकिन लोग उनका इस्तेमाल करें। और क्या क्या हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लाइसेंस के लिए क्या दे रहे हैं, टैक्सीज के लिए क्या दे रहे हैं, और वो सब जो है उस करने के लिए हम 2 अक्टूबर से 15 दिन के लिए एक प्रदेश में अभियान छेड़ने जा रहे हैं, जागरूकता अभियान, जहाँ पे लोगों को ये बता दिया जाएगा कि आप घर बैठे लाइसेंस बना सकते हैं। आप अपने ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस जो है अपने आरटीओ से भी बना सकते हैं, या कि आदमी जब फॉरेन चले जाता वहाँ जाके वो पूछते हैं कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो उन्होंने बनाया नहीं होता है। जैसे हम भी गए थे तो हमारे पास भी नहीं था, हालांकि हम तो डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे थे। तो हमने आके डायरेक्टर साहब से कहा था कि हमारे साथ तो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी गए थे, तो हमने कहा कि आपने तो अपने सेक्रेटरी का भी लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं दिया उनको, ना ही अपने जो है विभागीय मंत्री को दिया।
तो इसलिए अब ये कर दिया है कि बाहर जाते इसमें लोग अपना लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस बना के जाएं। बच्चे 18 साल से जैसे ही बड़े होते हैं तो उनको लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाना है आधार से जोड़ के वो बना सकें, ताकि एक पर्टिकुलर एज में उनका लाइसेंस हो जाए। जैसे कोई लोग गिनते हैं मेरा लाइसेंस तो 35 साल से है, मेरा लाइसेंस तो 30 साल से है, तो इसलिए बच्चों को ठीक एज में उनका लाइसेंस सरकारी तौर पे बनाने पे ही प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो इसलिए ये हमने किया है। और इसके अलावा जहाँ तक हमारी HRTC का सवाल है, HRTC बरसात के मौसम के वजह से एक बहुत मुश्किल फेज से निकल के बाहर आई है, क्योंकि सड़कें बंद हो गई, उसकी वजह से हमारे ऑपरेशन सस्पेंड हो गए। और हम HRTC की सेवाएं जो हैं लगभग 3600 रूटों पे दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और 3200 हमारी बसें हैं। और अभी हाल ही में हमने पहला तो ये कर दिया है कि अब जैसे कल ही मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने डाला था कि जी यहाँ पे कोई भी बस नहीं रुक रही है और हम बहुत देर से खड़े हैं, तो MD साहब ने उसका सॉल्यूशन निकालते हुए हेल्प डेस्क का प्रोविजन लगा दिया, और सब लोग वहाँ पे अपना कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। और अभी हम जो हमारी पुरानी बसेस थी, टोटल कितनी बसेस थी पुरानी जो सर लगभग कोई से जो हमने कर लिया? हाँ जी सर लगभग सर 1100 के आसपास है। नहीं, जो आपने कर दी 200 250 बसें जो हैं हमने, वो जो पुरानी बसें थी उनको ऑपरेशन से हटा दिया है। जो कि या तो 15 साल की थी उनकी तो RC रद्द हो गई, और बाकी जो थी जो बिल्कुल बार बार आप खबर छापते हैं HRTC की बस यहाँ खड़ी हो गई, HRTC की बस वहाँ खड़ी हो गई, उन सब बसेस का चयन करके कोशिश है जो बिल्कुल वो बसेस हटा दी, और उनसे भी हमने 5 करोड़ रुपए नीलामी में हासिल कर लिए। उन बसेस को हमने जो है बेच दिया, और उनसे 5 करोड़ रुपए की एक आय जो है यहाँ पे HRTC को अर्जित की गई है। और हमने जो है नई सर्विसेज जो हैं इन 8 महीनों के दौरान 42 न्यू बस सर्विसेज शुरू किए हैं, और 62 बस रूट हमने एक्सटेंड किए हैं। तो लगभग 104 के आसपास जो है सर्विसेज को हमने आगे बढ़ाया है। और जहां हमने 250 बसेज हटाई हैं वहां हमने 210 डीजल की नई बसेज खरीदी हैं, हमने 35 इलेक्ट्रिक बसेज खरीदी हैं, और 11 सुपर लग्जरी बसेज हमने खरीदी हैं। तो ये हम लगभग 246 के आसपास 256 के आसपास बसेज हम खरीद चुके हैं। तो जितनी हमने हटाई हैं उतनी बसेज हमने अपने फ्लीट में एंटर कर दी हैं। अभी हमारा जो सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है HRTC में, एक तो अर्निंग पर किलोमीटर जो है हमने बढ़ाई है, और अगस्त महीने में ये 38 थी, और अब ये जो है 42 पे पहुंच गई है अर्निंग पर किलोमीटर, और हमारा टारगेट जो है 45 का है, ताकि दूसरा पर किलोमीटर पर लीटर जो है ये पहले 3.6 किलोमीटर पर लीटर, अब हमारा टारगेट क्या है 3.6 पे,
ये पहले चल रहा है 3.45 के Yes. आसपास, 3.45 के आसपास चल रहा था, जिसको हमने 3.6 किलोमीटर पर लीटर, और हमने अपने सारे जो कर्मचारी हैं उन सब से हमने आग्रह किया है कि इसको मेंटेन करने की कोशिश करें और ये एवरेज जो है लाई जाए। डेड माइलेज जो है वो हमने तीन जगह की जो है, शिमला लोकल, रूरल और तारा देवी का भी प्रयोग किया। जो डेड माइलेज जो है, यहाँ की कोई ना सवारी है लेकिन बस जा रही है, और ये हमने 260 किलोमीटर पर डे रिड्यूस किया है इन 3 डिपोज में, सिर्फ इन 3 डिपोज में। और इसमें हमें पर एनम 20 से 22 लाख सेविंग होगी पर एनम फ्रॉम 3 यूनिट्स ओनली, और पूरे प्रदेश में हम लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि बस लास्ट गंतव्य स्थल पे जाने के बाद बस को कहाँ पे रुकना है, ड्राइवर कहाँ पे रहेगा, डीजल डलवाने कहाँ पे जाया जा रहा है, और उससे जो है हमारे को जो है लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो हमने ये फैसला किया है कि ये जो डेड माइलेज है इसको जितना भी रिड्यूस किया जाए। हम प्रधानों से भी बात कर रहे हैं कि हमारे ड्राइवर को सोने के लिए जगह दी जाए। हम आपके गांव में आ रहे हैं, कंडक्टर को सोने के लिए जगह दी जाए, नहीं तो वो 6 किलोमीटर आगे जा रहा है तो हमारी एवरेज उससे खराब हो रही है। तो सब स्तर पे हम बात करके इस पे काम कर रहे हैं। और हमने जो हमारी 3x2 AC बसेस थी, और उसका किराया हमने 15% घटाया। ये पहली दफा किराया घटाने का मसला है, उनको ऑर्डिनरी बसेस के बराबर कर दिया। और उसके बाद उसमें हमारी सवारियां जो है चढ़ने का अनुपात भी बढ़ रहा है। पहले हमारे को कंपैरेटिवली सवारी कम मिल रही थी, लेकिन इसलिए जो हमारी AC बसेस हैं और जो हमारी ऑर्डिनरी बसेस हैं उसके किराए में हमने बदलाव लेके आए। न्यू लगेज पॉलिसी हम लेके आए, जिसको लेके बहुत चर्चा प्रेस में खास तौर पे रही, और साथियों ने जो है उसका अध्ययन किए बगैर जो है हमारे पे प्रहार किए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि न्यू लगेज पॉलिसी में एक तो ये है कि आप बस में सफर कर रहे हैं, अपने साथ लगेज लेके जा रहे हैं, वो एक मसला है, और वो व्यवस्था चलती है, चल रही है। और उसमें आपने कहा कि बच्चे के लैपटॉप पे भी हमने जो है टिकट लगा दिया। बच्चा अपने एक कंधे पे भी लैपटॉप डाले, दूसरे पे भी डाले, वो सफर कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो लोग लैपटॉप का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग ये लगेज जो है बिना गाड़ी में सफर किए लगेज भेज रहे हैं, और कंडक्टर के पास पैकेट पकड़ा दिया, ये अमृतसर उतार देना, ये जलंधर उतार देना, ये दिल्ली उतार देना, हमने उस पे जो है टिकट लगाया है कि जो व्यक्ति सफर ही नहीं कर रहा है और उसका सामान जा रहा है, उसके लिए हमने लगेज पॉलिसी लेके आए हैं। और हम हमारे एमडी साहब ने स्टाफ से भी बात की है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जो व्यक्ति सफर ही नहीं कर, उसका सामान वो क्या भेज रहा है, कारतूस भेज दिए, लोग लगेज वो क्या भेज रहा है, वो सफर तो कर नहीं रहा है और वो सिर्फ पैकेट पकड़ा रहा है। तो इसलिए कोई नशे का सौदागर इसको इस्तेमाल ना करे, कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल ना करे, कोई ऐसी चीज ना आए। तो हमने लगेज पॉलिसी लेके आए हैं कि व्यक्ति अपना लगेज HRTC में बुक करवाए, हम उसका लगेज वहां पे पहुंचा देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये लगेज क्या है। और सेकेंडली ये जो है इसका जो है फोकट में बात नहीं होनी चाहिए। आखिर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, हम बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, हम लेडीज को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम दूसरी
ये जो सर्विसेज हैं जो जनहित में चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेस को इसके विरोध में बात करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सफर नहीं कर रहा है उससे लगेज का अगर पैसा लिया जाए। और ये एक तो लगेज का मसला है, आपने देख लिया, और सेकेंडली नंबरों का मसला था कि नंबर आप ले रहे हैं और डायरेक्टर आप कोई वीआईपी नंबर लेना है तो आपको जो है बोली लगाते हैं, बोली लगाई और उससे 6 करोड़ रुपए आ गया। अब आप ही प्रेस वाले जो हैं, आप भी प्रदेश के नागरिक योग जरूर करें कि लगेज पॉलिसी का और दूसरा ये नंबर पॉलिसी का अगर 6 करोड़ आए हैं तो 30-30 लाख रुपए में लोग स्कूटर का नंबर खरीद रहे हैं। तो अन्यथा जो है ये सिर्फ डायरेक्टर साहब के पास सिफारिश से होना था। और थर्ड मसला जो है ये भी मैं आपको बताता हूं, जैसे चिंतपूर्णी मंदिर का था, ट्रांसपोर्ट से अलग हटके है। चिंतपूर्णी मंदिर में लोग माथा टेकने जाते हैं और माथा, एक तो वो हैं जो रो में लगे हुए हैं वो माथा टेक रहे हैं, एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि मंत्री जी माथा टकवा दो, डीसी साहब माथा टकवा दो, डीएसपी साहब माथा टकवा दो, टेम्पल अफसर को माथा टकवा दो। सुबह से जो है सैकड़ों सिफारिशें आती हैं, उनको जो है पहले फिर कहते हैं गाड़ी हमारी ऊपर जाने दो, फिर कहते हैं हमें लिफ्ट से लेके भी खिलाओ थी, जो कि लगातार आती थी और उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। हमने कहा कि भाई आप जो है मंदिर में आए, आपकी आस्था है, आप जो है मंदिर में एक व्यवस्था हमने कर दी, नीचे काउंटर बना दिया, 1100 रुपए जमा करा दो, 5 आदमियों के 1100 रुपए। और हमने वहां पे जो है इलेक्ट्रिक कार्ट लगा दिए 4। और अब 1100 रुपए की पर्ची कटवा के वो जाते हैं, ऊपर उनको जो है गाड़ी छोड़ती है, ऊपर जाके वो मंदिर में लिफ्ट से जाते हैं और दर्शन करते हैं। सुगम दर्शन है। आपने अगर सुगम दर्शन किया, मंदिर की आय को अभी पहला महीना पूरा नहीं हुआ, अभी तक 40 लाख रुपए की आय हो चुकी है, 40 लाख की आय हो चुकी है। और एक दिन में 6-6 लाख रुपए अभी आ रहा है। और सिर्फ 500 परमिट हमने रखे हैं ये सुगम दर्शन वालों के, कि 500 से ज्यादा हम नहीं लेके जाएंगे। और लेकिन ये वो लोग हैं जो कि कतार में लगते नहीं हैं और सिफारिश ढूंढते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए सारा दिन लगी रहती है। और अगर 40 लाख मंदिर की आय में इंक्रीज हो गई तो आप बताएं कि हमने कहाँ गलत कर दिया। और ये भी तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र है ये, और उसमें आप ये तीनों मसलों का विवेचन कर लें कि वीआईपी नंबर पे बोली लगाना सही है कि नहीं, लगेज में बिना यात्री के सफर करने पे जो है हमारा टिकट लगाना सही है कि नहीं, या फिर हमारे मंदिर को जिसमें जो है लोग इस तरह के आते थे उनसे 1100 रुपये लेना सही है कि नहीं। हम ये तो आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये इश्यूज डिस्कशन में रहे, इसलिए हमने आपको ये बात कही है। और ये हमने आपको कह दिया कि एचआरटीसी की हेल्पलाइन हमने लागू कर दी, और विद इन हिमाचल ये है। अच्छा, फिर एक और है कि एचआरटीसी की बसेस को हमने एडवर्टीजमेंट के लिए खोल दिया है। ये बात आपकी सही है, और मैंने एमडी साहब को भी कहा, और ये हमारे समय की बात भी नहीं थी। ये जो जुवा केसरी एक छपता है और उस पर बड़ी आलोचना करते हैं, ये देखो सरकारी बस है। हमने कहा कि एडवर्टीजमेंट लेने का अधिकार हमारा है, ये हम फैसला करेंगे कि क्या ये जनहित में है या नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी इन्होंने बना दी है। सरकार की तरफ से भी जो भी डिपार्टमेंट बसेस को करना चाहता है, बाहर से भी जो लोग करना चाहते हैं, हमने
बसों को अंदर भी जो है एडवर्टीजमेंट के लिए खोल दिया है। अंदर भी बसों के अंदर भी एडवर्टीजमेंट जो है लोग दे पाएंगे आने वाले टाइम में। और इसके अलावा जो है एक हमने मंदिरों के लिए जो सर्किट चलाने का फैसला किया है बस का, जो मंदिरों, ये खास तौर पे पहला सर्किट हम चला रहे हैं चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बाबा बालकनाथ, नैना देवी। ये पूरा सर्किट चलेगा, श्रद्धालुओं को लेके ये जाएंगे। और बस के अंदर माता, या तो कोई माता की भेंट लगेगी या कोई भजन लगेगा या कोई और चलेगा, तो लोग जो है दर्शन करवाएंगे। आप भी चाहेंगे, मैंने एमडी साहब से कहा है कि जो लोग मंदिरों को जाना चाहते हैं और वो पूरी बस बुक कराना चाहते हैं, जैसे आपके प्रेस वालों के दिल में आ जाए कि हमने एक 52 सीटर बस लेके जानी, तो हमने इनको कहा है कि जितने की बस है उसमें 10-15% आप जो है रिबेट दें लोगों को, जो ये देवभूमि है, और आप जो है वो बस बुक करें। और लोग चाहें, कोई हरिद्वार जाना चाहता है, कोई वृंदावन जाना चाहता है, कोई खाटू श्याम जाना चाहता है, कोई अमृतसर जाना चाहता है, जहां पूरी बस की बुकिंग होगी वहां पे HRTC कंसेशन जो है हम उपलब्ध करवाएंगे। और इसके बाद जो है ये हमारी हिमाचल के बाहर का जो हेल्पलाइन होगा, जो अगर हिमाचल के अंदर का तो जो हमारा हेल्पलाइन है वो 1100 पे ही डाइवर्ट हो जाएगा इनके पास। और जो आउटसाइड हिमाचल है वो है 1800-1808-485। आई रिपीट 1800-1808-485। आउटसाइड हिमाचल ये नंबर जो भी करेगा तो वो हमारे साथ संपर्क में आ जाएगा। और वॉल्वो बस में, हमारी वॉल्वो बस में जो भी यात्री चढ़ेगा उसको अब हमने कंज्यूमर फीडबैक का प्रोविजन कर दिया है कि वो अपने सफर के बारे में हमें जानकारी देगा कि आपकी वॉल्वो में मैंने ट्रैवल किया और वो कैसा उसके साथ व्यवहार हुआ, ट्रीटमेंट कैसा था, सफर कैसा था, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई हमें सुधार करना है, तो उस दिशा में हमने ये लागू करने का फैसला किया है। और हमने HRTC के 7300 कर्मचारियों को OPS के दायरे में ला दिया है। पथ परिवहन निगम ने पूरी तरह जो है NPS to OPS में लाने में जो हमारा वायदा था, और HRTC ने भी उसको लागू करते हुए 7300 लोगों को उस दायरे में ला दिया है। और 109 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी है अभी तक। और आगे जो है ड्राइवर्स और कंडक्टर की भर्ती की प्रक्रिया को हम फाइनलाइज करने के दौर में हैं। तो ड्राइवर्स भी हम भर्ती करेंगे, कंडक्टर भी हम भर्ती करेंगे। और ई बसेस का तो आपको मालूम ही है कि उसका प्रोसीजर चल रहा है कि हम किस ढंग से उनको प्रोक्योर करेंगे। यूनियन की भी स्कीम है, उसका भी अध्ययन चल रहा है, स्टेट ने कैसे लेना है उसका भी अध्ययन चल रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, हम अगले 3 महीने के अंदर ठियोग, बंजराड़ू, कुमारसैन, बरचुआड़, सरकाघाट, इनके ये जो 4 बस अड्डे हमारे निर्माणाधीन है, अगले 3 महीने के अंदर हम इसको जो है लोकार्पण कर देंगे, जनता के लिए खोल देंगे। और इससे पहले हमने हरिपुर का बस अड्डा जनता के लिए खोल दिया है। और यहाँ बस अड्डों पे जितनी भी हमारी दुकानें हैं, इनकी एलोकेशन ऑफ शॉप्स को लेके हमने नीड बेस्ड क्राइटेरिया अपनाने का फैसला किया है। और उसके लिए हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं। जैसे हमारे अब हरिपुर में जो बस अड्डा है हमारा, वहाँ 24 दुकानें हैं, सब बंद हैं। अब जो ऊपर जो
और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है वो भी खाली पड़ा है, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाना है। हमारा एचआरटीसी का जहाँ जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने एमडी साहब से कहा है कि आप उस सब को कलमबंद करें कि हमारी एचआरटीसी का इतिहास क्या है, कहाँ से हम चले थे, कहाँ पे हम पहुँचे हैं, हमारी संपत्तियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, और ताकि हमें मालूम हो कि हमारी पूरी संपदा जो है कहाँ कहाँ बिखरी हुई है। तो ये प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं और सुधारवादी कदम उठा रहे हैं। प्रो पीपल डिपार्टमेंट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ बातें हमें ये आपसे साझा करनी थी कि हमने आपको इसलिए कष्ट दिया था। हाँ सर, आपने सारी चीज़ें बताई है और कई सफल प्रयोग आपने किए जिसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। आपने कहा कि जो वॉल्वो बसेस या लग्जरी बसेस दूसरे राज्यों से आती थी उनको आपने फी स्ट्रक्चर दिया है, तो कितनी बसों ने वो एक्सेप्ट किया है, कितनी बसेस है वो? एक चीज़ आपने खुद कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस जो 2 बसें आई है, आपने ये नहीं बताया कि उनको आपने प्रदेश में आने से रोक दिया है या नहीं। एक चीज़, वो 400 रुपये में यहाँ से सवारी करवा रहे हैं और एचआरटीसी 990 रुपये देता है, तो इस पे आपका क्या डिसीजन है कि वो बसेस बंद हो गई हैं या उनसे शुल्क क्या लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, उन बसों को तो हमने रोक दिया है। अब नहीं चलेंगे? अभी जब तक सेटलमेंट नहीं होती हिमाचल सरकार के साथ, कोई डायलॉग नहीं होता, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भी जो है, हमारी बसेस जो है परमिट से जाती हैं, हमारी बसेस का एक किराया निर्धारित है, हमारा कंडक्टर उसको चेंज नहीं कर सकता, हमारा ऑडिट होता है और हम हर तरह के कायदे कानून से बंधे हुए हैं, जो कि एक जो है एचआरटीसी के को जो है जो बंधन है। लेकिन एक व्यक्ति जो है उसके आगे पीछे जो है गाड़ी कहीं से भी चला देता है और ना कोई परमिशन लेता है, ना स्टेट का कोई टैक्स देता है। हमने उनको कहा है कि भाई अगर आप आओगे स्टेट में तो हम आपको जो है, अभी तो हमने आने से ही रोक दिया है कि आखिर कोई किसी नीति के तहत आ सकता है। आप स्टेट को बिना बताए ही अगर आओगे तब जो है हम गाड़ी इम्पाउंड कर लेंगे। तो अभी तो हमने उनको रोका है, बाकी डायरेक्टर साहब को मॉडलिटीज वर्क करने के हमने निर्देश दिए हैं। और सेकेंडली आपने कहा है कि जो दूसरी बसेस दिल्ली से आती थी वो कितनी थी। अभी क्योंकि ये शुरुआत है, फर्स्ट को शुरू हुआ है और हमने अपने आरटीओज वगैरह, एमबीआईज वगैरह को सबको फील्ड में भेज दिया है। जो भी बस उनके पकड़ में आ रही है, हम उनसे जो है 5,000 रुपये डेली के हिसाब से ले रहे हैं। अब हम ये धीरे धीरे, लेकिन से डिकेड से चली आ रही है, कायदे कानून से काम हो। हम सबको मौका दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं कि हमारे साथ डायलॉग करो, हमारे साथ बातचीत करो, और हम चाहते हैं कि आप आओ, लेकिन स्टेट के कायदे कानून और टैक्सेस को जो है आप पे करें, तभी आपका संचालन हो सकेगा। सर, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड फ्लड हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी स्पेसिफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ओवरऑल कितना नुकसान हुआ है, और टूरिज्म बिजनेस को रिवाइवल के लिए टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ टूरिस्ट, क्या एचआरटीसी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आर यू कमिंग अप विद सम प्लान्स? देखिए, हमारे पास जो नुकसान हुआ होगा, मुझे लगता है कि हम ऑपरेशनल लॉसेस हमारे हुए हैं। जो ऑपरेशनल लॉसेस हैं, टोटल लॉसेस तो हमारे 50 करोड़ से ऊपर होंगे, लेकिन हमें 30 करोड़ रुपए के तो ऑपरेशनल लॉसेस हो गए। वो ऐसा है कि जैसे हमारी बस मनाली से दिल्ली जाती है, शिमला से दिल्ली जाती है, या धर्मशाला से दिल्ली जाती है, जो हमारी वॉल्वो बसेस है या जो हमारी लॉन्ग रूट की बसेस है, वो ही हमारी इनकम का सहारा है। जब वो बसेस नहीं चलती तो हमें बहुत घाटे की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि ये हमारी बड़ी बसेस जो है, आप देखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि इन बसेस में भी हमें फैसिलिटी दो। हमने एचआरटीसी के अगर 3,000 गाड़ियों में फैसिलिटी दे रखी है, तो आखिर एचआरटीसी को रन भी तो करना है। तो और जो लॉन्ग रूट की सवारी है,
जिसने धर्मशाला से दिल्ली जाना है वो नहीं चाहती कि उसकी गाड़ी को जगह जगह रोक दिया जाए। तो हम उस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी लॉन्ग रूट की बसेज है, हमारी जो वॉल्वो बसेज हैं, इनको हम शुद्ध तौर पे जो है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के नजरिए से चलाएं। और बाकी सारी बसेज हमारी गांव के ऑपरेशंस हैं, उसमें हम हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। बसेज को एक्सटेंड भी कर रहे हैं, जहां कम सवारी जाती है वहां भी लेके जा रहे हैं। लेकिन HRTC अब नॉर्मल पे लौट रही है और मुझे लगता है कि अब हमारे 200-300 रूट रह गए होंगे, हाँ लगभग, जो 400 रूट रह गए हैं जो ऑपरेशन में नहीं है। अन्यथा बाकी सारी जगह हमारी गाड़ियां चल पड़ी हैं। सर, ये 50 करोड़ दोनों है, HRTC और डिपार्टमेंट दोनों? नहीं, डिपार्टमेंट तो चलाता नहीं बसेज ना, HRTC का ही ऑपरेशन है। ये डिपार्टमेंट तो हमारा सुविधा देने वाला है सबको, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनना है, आपने गाड़ी कैसे रजिस्टर करानी है। सर वैसे जो गाड़ियाँ बह गई हैं अगर उसको सारे SP से रिपोर्ट मांगते हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह बह गई तो इस तरह की लॉसेज हैं। और ये है 15 साल वाली सारी गाड़ियां जो गवर्नमेंट सेक्टर की थी वो हटा दी गई है, उनकी RCs रद्द कर दी गई है। 15 साल की जितनी भी सरकार के पास थी, चाहे वो ट्रक था, चाहे बस था, चाहे कोई स्कूल वो था, टिपर था, कोई और थी गाड़ी थी, जो भी था वो 15 साल वाली सारी हटा दी जिनके गई। पास प्राइवेट ट्रकें हैं 15 साल पुरानी या बसेज हैं, क्या उन पे भी नहीं, अभी प्राइवेट पे इसको लागू नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हमने लागू कर दिया है। सर कितने नंबर है जिनको हटाया गया व्हीकल जो सरकार की उसका जो है हमने सबसे रिपोर्ट मांगी है डिपार्टमेंट से कि आपकी जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बसेस का या वो 114 गाड़ियां तो हमारी हटी हैं। 15 साल वाली सरकारी गाड़ियों की RCs पूरी तरह रद्द कर दी गई। सर बसेस लॉन्च की थी तो आपने कहा था कि अब आगे जो है केवल इलेक्ट्रिक बसें ली जाएंगी, तो 200 डीजल बसें नहीं, ऐसा है ना, ये खरीद का सौदा पहले तय हो गया था हमारे आने से पहले, और हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं और इसलिए जो है, और इलेक्ट्रिक बसेस को आने के लिए अभी तक भी 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, क्योंकि उसका प्रोटोटाइप जिस प्रोटोटाइप से चलना है वो तय किया है। हमारी टेक्निकल कमेटी ने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में कैसी बसें चलनी है, और उसको तय करने के बाद उसका आगे प्रक्रिया चलनी है। लेकिन हमारे का कुछ इलाके जो ट्राइबल इलाके भी हैं, हमारे दूसरे इलाके भी हैं, अब हो गई, तो हमें उस हिसाब से भी फैसले लेने हैं ताकि